नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के मई 2022 के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज को अभी शुरू किया गया है। तो अगर आप एसएससी या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि यह आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अनुसार डिजाइन किया गया है। टीसीएस के द्वारा जो भी आपके नए तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके कोड यूज करिएगा KV10 और आप इस टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है जिसमें हम लोग जीके के साथ साथ जो भी आपके करंट अफेयर के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो 1 बजे वाली जो मेरी क्लास है इसमें हम लोग जनवरी से मई के बीच में जो आपके करंट अफेयर हैं उनको रिवाइज करेंगे और रात में जो 10 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग टीसीएस के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को करते हैं डिस्कस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर आपके कोई डाउट या सवाल होते हैं तो उसके लिए आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2022 में हिंदी उपन्यास रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता रहा। तो आपको ये बताना है कि इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि ये जो उपन्यास है इसको लिखा था हिंदी में गीतांजलि स्त्री ने और इस उपन्यास का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया है डेजी रॉकवेल ने। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच रिविera फिल्म महोत्सव में किस अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार है वो मिला है अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसे दिया गया? अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा अभी तक हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम सुशील चंद्रा था और अब उनके स्थान पर मई महीने में राजीव कुमार हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चुनाव आयोग के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और अभी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार जी अपॉइंट हुए हैं। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस टीम को 16-0 से हराकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। तो ये बहुत ही बड़ी जीत थी हमारे देश भारत के लिए और हमने इस मुकाबले में इंडोनेशिया को हराया था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा टूर्नामेंट समाप्त हुआ इसमें भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस जीत के साथ ही हमने अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पाकिस्तान को अगले साल होने वाले विश्व कप से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश ने यहाँ पर टोटल 3 मेडल जीते। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टूर्नामेंट है वह टर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था। अपने देश भारत की बात करें
तो हमने यहाँ पर एक गोल्ड मेडल जीता और 2 ब्रॉन्ज मेडल इसमें हमने जीता था। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किसने भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया? काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है उसके प्रेसिडेंट थे नरेंद्र बत्रा साहब, और अब इन्होंने इसके अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नरेंद्र बत्रा साहब के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वर्तमान में ये इसके भी अध्यक्ष हैं। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला एविएटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम इनका है अभिलाषा बराक। क्या नाम है? अभिलाषा बराक इनका नाम है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा की हैं कैप्टन अभिलाषा बराक, और इन्होंने अपने प्रशिक्षण को यहाँ पर पूरा कर लिया है और इस प्रकार से लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली ये आपकी पहली महिला अधिकारी बनी है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में NIT तिरुचिरापल्ली में किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखेंगे, इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम पोरुल। क्या नाम है? परम पोरुल इसका नाम है, और तमिलनाडु में जो NIT तिरुचिरापल्ली है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि परम गंगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है इसका उद्घाटन IIT रुड़की में किया गया। परम प्रवेग नाम का जो सुपर कंप्यूटर है इसका उद्घाटन IISc बेंगलुरु में किया गया, और परम शक्ति का जो उद्घाटन है वो आपके IIT खड़गपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये जो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है इसकी शुरुआत उड़ीसा ने की है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट के लेखक कौन है? तो ये जो हमारी किताब है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे लिखा है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। तो जरूर ध्यान रखिएगा, लिसन टू योर हार्ट नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है अजय पीरामल को। किसे दिया गया? अजय पीरामल को दिया गया, जो कि हमारे पीरामल समूह के इस समय चेयरमैन हैं। उन्हीं को ब्रिटेन के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में निकहत जरीन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन से नंबर की भारतीय महिला बनी है? तो ध्यान रखिएगा, निकहत जरीन आपके भारत की 5वीं महिला बन गई जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 52 किलोग्राम वर्ग में ये गोल्ड मेडल जीता। इनसे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल, लेक केसी, ये 4 महिलाएं हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो आयोजन है ये किया गया है आगरा में। कहाँ पर किया गया? आगरा में इसका आयोजन हुआ। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है उसी के द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है, और इसका जो 41वां एडिशन है ये अभी उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किस राज्य द्वारा भारत के राज्य के स्वामित्व वाला पहला ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा सी स्पेस लॉन्च किया जाएगा? तो जैसे आप बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म को देखते होंगे, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम है, उसी प्रकार से सी स्पेस नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन इसको केरल की राज्य सरकार लॉन्च करेगी। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में समाप्त हुए डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका डेफ ओलंपिक्स था इसका आयोजन किया गया था ब्राजील में, और हमारे देश भारत ने इसमें टोटल 16 मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है
कि पहली बार ये जो टूर्नामेंट है वो आयोजित किया गया था 1924 में। भारतीय टीम की बात करें तो हमने इसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल यहाँ पर 16 मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं हमारे असम राज्य की बॉक्सर, जिन्होंने पिछले साल ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नाम इनका लवलीना बोरगोहेन है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में तीसरे वैश्विक जैविक एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जो तीसरा वैश्विक जैविक एक्सपो है इसका आयोजन नई दिल्ली यानी कि राजधानी में किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत ने यहाँ पर टोटल 13 गोल्ड मेडल जीता और 13 गोल्ड मेडल के साथ में हमने इस टूर्नामेंट में टोटल 33 मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में पहले स्थान पर रही है। 33 मेडल हमने टोटल जीते, जिसमें आपका 13 स्वर्ण पदक है, 15 सिल्वर मेडल रहा और 5 इसमें रहा है ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने किया। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत ड्रोन महोत्सव है इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस भारतीय अधिकारी को WTO समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? तो ये जो हमारे अधिकारी हैं नाम इनका है अनवर हुसैन शेख। क्या नाम है? अनवर हुसैन शेख इनका नाम है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि हमारे देश भारत में पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार ये दिवस आपके मद्रास में मनाया गया था 1923 में। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2022 से अमेजन कंपनी के नए CEO कौन होंगे? तो अभी तक जो CEO हैं नाम इनका जेफ बेजोस है, लेकिन 5 जुलाई से अमेजन कंपनी के जो नए CEO होंगे नाम इनका है एंडी जैसी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस वर्ष इन राज्यों की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे राज्य से अलग होकर के 1 मई 1960 में 2 नए राज्य बने थे। एक का नाम गुजरात था और दूसरे का नाम था महाराष्ट्र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो मातृ दिवस है, जिसे आप लोग मदर्स डे भी कहते हैं, ये मई महीने के दूसरे किस दिन को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मई महीने के दूसरे रविवार को ये होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि इस साल ये जो दिवस है वो किस दिन को मनाया गया है, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस देश के सिटियो बर्ल मार्क्स गार्डन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो ये जो गार्डन है ये आपको मिल जाएगा ब्राजील में, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस देश के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में ग्रैमी पुरस्कार आयोजित किए गए? तो ध्यान रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो हैं ये आपके अमेरिका में आयोजित होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो एल्बम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये मिला है VR को। किसे मिला? VR को मिला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में किस भारतीय गायिका ने एक कलरफुल वर्ल्ड एड 2022 के लिए बेस्ट चिल्ड्रन श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो भारतीय हैं, नाम इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, नाम इनका है फाल्गुनी शाह। क्या नाम है? फाल्गुनी शाह, जिन्होंने बेस्ट चिल्ड्रन श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में
किस भारतीय ने अवार्ड जीता है? तो इनका नाम है रिकी केज। जरूर ध्यान रखिएगा, रिकी केज का ये दूसरा ग्रैमी पुरस्कार है और इस साल इन्होंने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में यहाँ पर पुरस्कार जीता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में शामिल होने वाले पहले भारतीय हिप हॉप कलाकार कौन बने? तो इनका नाम है डिवाइन। क्या नाम है? डिवाइन। आपने नाम इनका सुना ही होगा। तो ये पहले भारतीय हिप हॉप कलाकार हैं जो कि ग्रैमी पुरस्कारों में शिरकत किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का जो खिताब है इसको यहाँ पर जीत लिया है राफेल नडाल ने। और आपको ये ध्यान रखना है कि 14वीं बार इन्होंने फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो फाइनल मुकाबला राफेल नडाल और कैस्पर रूड के बीच में खेला गया, जिसमें राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को हरा दिया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है इसको जीता है पोलैंड की इग स्वितेक ने। किसने जीता? पोलैंड की इग स्वितेक ने यहाँ पर जीता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो फाइनल मुकाबला इग स्वितेक और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच में खेला गया, जिसमें इग स्वितेक ने कोको गॉफ को हरा दिया और ये इग स्वितेक का दूसरा फ्रेंच ओपन सिंगल का खिताब है। अगला प्रश्न है कि टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड किसके पास में है? तो ध्यान रखिएगा, अगर पुरुष श्रेणी में पूछा जाए तो ये रिकॉर्ड राफेल नडाल के पास में है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो ये रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने अपने जीवन में टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है इसको भी जीता था राफेल नडाल ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फाइनल मुकाबला राफेल नडाल और डेनियल मेदवेदेव के बीच में खेला गया, जिसमें राफेल नडाल आपके विजेता रहे थे। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है इसको जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनल मुकाबला एशले बार्टी और अमेरिका की डेनियल कॉलिंस के बीच में हुआ था, जिसमें एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हरा दिया था। एशले बार्टी ने इस साल टेनिस के सभी संस्करण से संन्यास भी ले लिया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो विश्व कप है इसका आयोजन न्यूजीलैंड देश में किया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जो खिताब है इसको जीता है 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने और इसने फाइनल में हराया है इंग्लैंड को। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं, ये रही हैं ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 509 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ओडीआई क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो नाम इनका है झूलन गोस्वामी। आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत की ये महिला तेज गेंदबाज हैं जो कि ओडीआई क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में जो पहला मुकाबला है वो किन टीमों के बीच में खेला गया? तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 के आईपीएल की जो हमारी दो फाइनलिस्ट थी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और आपका कोलकाता नाइट राइडर्स, इन्हीं के बीच में पहला मुकाबला खेला गया है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कौन सी टीम ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया? तो इस टीम का नाम है गुजरात टाइटंस। क्या नाम है? गुजरात टाइटंस इसका नाम है। तो फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के बीच में खेला गया था, जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कौन सा खिलाड़ी सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप का विजेता रहा?
तो नाम इनका जॉस बटलर है। ये आपके राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कौन सा गेंदबाज सबसे ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप का विजेता रहा है? तो पर्पल कैप जीता है युजवेंद्र चहल ने। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी हमारे राजस्थान रॉयल्स के ही गेंदबाज हैं जिन्होंने 17 मैच में 27 विकेट लिए और इस साल का पर्पल कैप इन्होंने जीत लिया। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कौन सा खिलाड़ी अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया? तो इनका नाम भी है जॉस बटलर, यानी कि जॉस बटलर न केवल सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीते बल्कि टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी भी रहे हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो पुरस्कार है किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है उमरान मलिक को। आपने देखा भी होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य के ये गेंदबाज हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और इसीलिए इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो हमारे शीतकालीन ओलंपिक हैं इनका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बीजिंग में। कहां पर? चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन हुआ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2022 में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या रहा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके मैस्कॉट की बात करते हैं तो बिग ड्वेन ड्वेन क्या था? बिग ड्वेन ड्वेन शीतकालीन ओलंपिक खेल का मैस्कॉट था। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर शीतकालीन पैरालंपिक की बात करें तो सुए रोन रोन इसका मैस्कॉट था। तो दोनों ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगला प्रश्न इसी से है कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभंकर क्या रहा? तो इसका शुभंकर था सुए रोन रोन। क्या था? सुए रोन रोन था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स था इसका मोटो क्या था, यानी कि इसका ध्येय वाक्य क्या था? तो मोटो की अगर हम लोग बात करते हैं तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। क्या था? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर इसका मोटो था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2022 विंटर ओलंपिक के ओपनिंग समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक आरिफ खान हैं जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के खिलाड़ी हैं, स्कीइंग के ये प्लेयर हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 6 बार विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इनका नाम शिव केशवन है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो शिव केशवन है ये आपके ल्यूज के खिलाड़ी हैं। 1988 से लेकर के 2018 तक का जो विंटर ओलंपिक है सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि कोई भी पदक ये भारत को नहीं दिला पाए। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है आरिफ खान। क्या नाम है? आरिफ खान एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में संपन्न विंटर ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता? तो सबसे ज़्यादा पदक यहाँ पर जीता है नॉर्वे ने, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं कि नॉर्वे की टीम ने 16 गोल्ड मेडल सहित यहाँ पर 37 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विंटर ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ध्यान रखिएगा, विंटर ओलंपिक के इतिहास में अभी तक पदक में हमारा खाता नहीं खुला है। तो इस साल भी वह खाता नहीं खुला है। तो हमने कोई मेडल नहीं जीता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई? तो ये जो मूवी है नाम इसका है राइटिंग विद फायर। तो मूवी का यहाँ पर नाम है राइटिंग विद फायर, जो कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर में नामित हुई थी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है ये किस फिल्म को दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये आपके CODA नाम की फिल्म को दिया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कोडा फिल्म की बात करते हैं, सियान हेडर इसके डायरेक्टर हैं और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार दिया गया।
अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये जेन कैम्पियन को मिला है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो जेन कैम्पियन के द्वारा एक मूवी बनाई गई जिसका नाम है द पावर ऑफ डॉग। क्या नाम है? द पावर ऑफ डॉग इस मूवी का नाम है और इसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया बिल स्मिथ को। किसे मिला? बिल स्मिथ को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल स्मिथ हैं और आपने देखा भी होगा कि पुरस्कार समारोह के दौरान इन्होंने होस्ट को एक थप्पड़ भी मार दिया था। तो किंग रिचर्ड मूवी में जो इनका किरदार था उसी के लिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार है ये मिला है जेसिका चैस्टेन को। किसे मिला? जेसिका चैस्टेन को ये पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो द आई ऑफ टैमी फे नाम की मूवी में जो इनका किरदार था उसी के लिए जेसिका चैस्टेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में किसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है ड्राइव माई कार को। किसे मिला? ड्राइव माई कार को ये पुरस्कार मिला। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में कौन सी फिल्म विजेता चुनी गई? तो विजेता रही है समर ऑफ सोल। ध्यान रखिएगा, हमारे देश से इस श्रेणी में राइटिंग विद फायर नामित हुई थी, हालांकि ये विजेता नहीं रही। समर ऑफ सोल इसमें विजेता रही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो नैस्कॉम के जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम इसका है कृष्णन रामानुजम। क्या नाम है? कृष्णन रामानुजम इनका नाम है। और नैस्कॉम की जो पहली महिला अध्यक्ष थी रेखा मेनन, उनका इन्होंने स्थान लिया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा देश भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि सेना पर सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च करती है, उसके बाद में चाइना का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 19 के बीच भारत में एक्सट्रीम गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 12.3% की कमी आई है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग 2011 की बात करते हैं तो उस समय जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी हमारे देश में वह 12.5% थी, जो कि 2019 में घट करके 10.2% रही है, यानी कि टोटल 12.3% की कमी आई है और यही आपसे पूछा गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी ऊर्जा व जलवायु इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बड़े राज्यों में टॉप स्थान पर इसमें गुजरात है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो इंडेक्स है इसको 3 कैटेगरी में जारी किया गया। बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में हमारा गोवा टॉप पर है और यूटी में चंडीगढ़ रहा है टॉप पर। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया था, जरूर ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 12वें क्वेरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2022 में आईआईटी बॉम्बे कौन से स्थान पर रहा है? तो आईआईटी बॉम्बे की बात करें ये इसमें 65वें स्थान पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि टॉप पोजीशन पर एमआईटी है, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हमारे देश का आईआईटी बॉम्बे सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जो कि 65वें स्थान पर रहा। और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो ये रहा है 72वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में WTO का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड की शहर जिनेवा में
ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो 12 से 15 जून 2022 को जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय ने त्रिस्तरीय विकास निगम मंच की शुरुआत की है? तो ये जो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म है, इसको शुरू किया है हमारे विदेश मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से जो आपका चाइनीज डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल है उसके अल्टरनेट पर्पस से भारत के द्वारा यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व आतिथ्य मेला जिसका नाम आहार 2022 है, इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका जो आयोजन है वो APEDA के द्वारा किया गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। APEDA का मतलब है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो बौद्धिक संपदा दिवस है ये हर साल 26 अप्रैल को होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि इस साल इसका विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये हर साल होता है 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में 12 दिवसीय प्राणहिता पुष्करालु उत्सव मनाया गया? तो ये जो त्यौहार है ये आपके तेलंगाना में मनाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो प्राणहिता पुष्करालु है ये तेलंगाना में मनाया गया है पहली बार, क्योंकि 2 जून 2014 में गठन के बाद में पहली बार इस त्यौहार का आयोजन हुआ है और ये मनाया गया है आपके तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने नंजारायण टैंक को एक पक्षी अभयारण्य के तौर पर अधिसूचित करने की घोषणा की? तो ये इस राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा और इसकी घोषणा तमिलनाडु की सरकार ने की है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए विजेता चुना गया? तो इस साल की बात करें, इस साल हमारे विजेता हैं जिनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन। जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके नीदरलैंड के फार्मूला 1 रेसर खिलाड़ी हैं और 2022 के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए विजेता चुना गया? तो इनका नाम है एलन थॉम्सन हेराह। क्या नाम है? एलन थॉम्सन हेराह इनका नाम है। जमैका की ये ओलंपिक चैंपियन धावक हैं और ये इस साल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो इस श्रेणी में हमारे जो नीरज चोपड़ा साहब हैं ये भी नामित हुए थे, हालांकि ये विजेता नहीं रहे। ब्रिटेन की जो टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम एमा रादुकानु है, जो कि पिछले साल US ओपन के महिला एकल के विजेता रही थी, वो इसमें विजेता चुनी गई हैं। नाम है एमा रादुकानु, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में जो ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स या वर्ल्ड गेम्स फॉर डीफ एंड इंटरनेशनल गेम्स है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था, इसका आयोजन किया गया है ब्राजील में, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोलने वाला डैश डैश भारत का पहला जिला बना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है जमतारा। तो पहले भी आपने जो इंटरनेट या डिजिटल तरीके के फ्रॉड हैं उसमें जमतारा का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन जमतारा का नाम पहली बार सामने आया है एक अच्छे पहल के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खोलने वाला ये पहला जिला बन गया है। नाम इसका जमतारा है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जमतारा झारखंड का एक जिला है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में आयोजित रायसीना डायलॉग 2022 में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुआ है? तो रायसीना डायलॉग ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ध्यान रखिएगा जो हमारा यूरोपियन कमीशन है उसकी अध्यक्ष है उर्सुला वान डर लियोन, और ये रायसीना डायलॉग 2022 में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के 2016 से ही इसका आयोजन करता आया है। इस साल के विषय की बात करें तो टेरा नोवा इम्पेसेंट, इम्पेशेंस एंड इम्पेरल्ड, ये इसका विषय रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में WEF के द्वारा WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा किस खिलाड़ी को यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2022 के लिए सम्मानित किया गया? तो खिलाड़ी की बात हो रही है, ये पुरस्कार मिला है हमारी एथलीट मानसी जोशी को। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वैसे इस पुरस्कार के कई सारे हमारे भारत से विजेता रहे, जैसे कि राधिका गुप्ता जो कि एडेलवीज म्यूचुअल फंड की CEO हैं, राघव चड्ढा का नाम आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी के, जो कि इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं, ये भी विजेता रहे, मानसी जोशी, रितेश मलिक जो कि इनोवेट को वर्किंग के फाउंडर हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिला, सुहेल समीर जो कि भारत पे के CEO हैं, विनीता सिंह जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की CEO हैं, और जयदीप बंसल जो कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के CEO हैं। इन सारे लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है भोपाल में। कहाँ पर हुआ? भोपाल, यानी कि MP की राजधानी में आयोजन किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी वो इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने ही इसका संबोधन किया था। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस जहाज को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो ये जो जहाज है नाम इसका है ऊर्जा प्रवाह। क्या नाम है? ऊर्जा प्रवाह इसका नाम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा प्रवाह ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाई गई एक शिप है जो कि गुजरात के भरूच में कमीशन की गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारे शिप है वो आपके गुजरात का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से ऑपरेट की जाएगी। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि दी गई? तो नाइटहुड की जो उपाधि है ये ब्रिटेन देता है और ये मिला वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट कप्तान क्लाइव लाइड को। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में मिसेज वर्ल्ड 2022 का पहला खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है साइलेंट फोर्ड ने। क्या नाम है इनका? साइलेंट फोर्ड इनका नाम है और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है अभिनेत्री सुष्मिता सेन को। किसे दिया गया? सुष्मिता सेन को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुना गया है? तो यूथ क्लाइमेट चैंपियन की बात करें, ये चुनी गई हैं अपराजिता कोली। क्या नाम है? अपराजिता कोली को यहाँ पर चुना गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपने इनको देखा भी होगा, नाम इनका है प्राजक्ता कोली जो कि आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुनी गई हैं। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जो कि हमारे लखनऊ घराने से थे, कथक के ये सबसे प्रसिद्ध डांसर थे और जनवरी महीने में इनका निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में 23 जनवरी को किस महापुरुष के जयंती समारोह को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो पराक्रम दिवस है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य ने जलीय जानवर डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है? तो ये जो पहला संरक्षण रिजर्व है ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि डुगोंग यहाँ का राजकीय पशु भी है। तो तमिलनाडु की सरकार ने इसके लिए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में
किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में CTRLS ने किस भारतीय शहर में एशिया के सबसे बड़े गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में जो पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन होगा केरल में। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य ने भारत की पहली जल टैक्सी सेवा को शुरू किया है? तो ये जो वाटर टैक्सी सर्विस है इसको शुरू कर दिया है महाराष्ट्र ने। किसने? जल टैक्सी सेवा जो है ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मेट्रो के बारे में पूछा जाए तो वो शुरू किया है केरल ने, ठीक है, लेकिन आपसे जल टैक्सी सेवा की बात की गई है तो वो शुरू किया है महाराष्ट्र ने। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया है तेलंगाना ने। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य में सुपर मॉम या कॉलर वाली नाम की बाघ का निधन हो गया है? तो सुपर मॉम या कॉलर वाली नाम की जो बाघ है इसका निधन हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ पर ये आपकी बाघ पाई जाती थी और नाम इसका था सुपर मॉम या कॉलर वाली, और अभी इसका निधन हो गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस महारत्न कंपनी ने भारत के पहले कोल टू मेथनॉल प्लांट की स्थापना की है? तो ये जो कोल टू मेथनॉल नाम का प्लांट है इसकी स्थापना भेल के द्वारा की गई है, जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस वैज्ञानिक के जन्म की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो जरूर ध्यान रखिएगा, नाम इनका है हरगोविंद खुराना। तो मेडिकल फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं। नाम इनका हरगोविंद खुराना है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि WEF दाओस एजेंडा में पीएम मोदी ने P3 मूवमेंट की शुरुआत की। आपको बताना है इसका पूरा नाम क्या है। तो P3 का पूरा नाम है प्रो प्लानेट पीपल। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 तक इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी नूसंतारा। तो बताइए ये आपको इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर देखने को मिलेगी? तो नूसंतारा की बात करें ये आपको बोर्नियो आइलैंड के ऊपर देखने को मिलेगी। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप देख सकते हैं कि जो करंट में कैपिटल जकार्ता है ये आपके जावा आइलैंड पर है, नई कैपिटल होगी नूसंतारा और ये आपके बोर्नियो आइलैंड पर है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में डिजिटल न्याय घड़ी को शामिल करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना? यानी कि आपके इस पार्टिकुलर हाईकोर्ट में कितने केस लिस्ट हैं, कितने केस की सुनवाई आज होगी, कितने केस का निपटारा हो चुका है, ये सारी चीज़ें आप डिजिटल घड़ी में देख सकते हैं। और ये शुरू किया है गुजरात हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला और आखिरी प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य ने आदि शंकराचार्य के 108 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ वननेस के निर्माण की घोषणा की है? तो ये जो स्टैचू ऑफ वननेस है ये आपके बनेगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस साल यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आया था। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारा स्टैचू ऑफ वननेस है जो कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा होगी ये आपके स्थापित की जाएगी ओमकारेश्वर में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने जो टॉप 100 प्रश्न हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से 2-3 पार्ट में आपको 100 प्रश्न और मिलेंगे जिससे हम लोग सारे प्रश्नों को यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। तो आपने कितना स्कोर किया है ये भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।